for filling shall be free from saltpeter and white ants, and only clay soil free from clods shall be used. It shall be laid in 15 centimeter layers, and each layer shall be well watered and rammed with iron rammers. तो ट्रेंच फिल करते समय वो फिल कैसा करना है? इट शैल बी फ्री फ्रॉम साल्ट पीटर. तो साल्ट पीटर क्या रहता है? साल्ट पीटर इट इज व्हाइट साल्ट पाउडर. किससे बनता है? जो पोटेशियम नाइट्रेट है या सोडियम नाइट्रेट है, तो उसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है. या वाइट एंड्स है. वाइट एंड्स भी वहाँ पे सॉइल में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए. और जो क्लॉड्स है, क्लॉड्स मतलब क्या रहते हैं? क्लॉड्स मतलब लम्प्स ऑफ अर्थ. ट्रेंच फिलिंग करते समय क्लॉड्स भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए. एक तो है साल्ट पीटर, दूसरा है वाइट एंड्स एंड क्लॉड्स. ये तीन चीज़ें ट्रेंच फिलिंग करते समय आपके अर्थ में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. दूसरा एक क्लॉज है, इट शैल बी लेड इन 15 सेंटीमीटर लेयर्स एंड ईच लेयर शैल बी वेल वाटर एंड रैम्ड विथ आयरन रैमर. और जो भी आप ट्रेंच का फिलिंग करने वाले हैं तो वो डिफरेंट लेयर में आपको करना है. जैसे कि 15 सेंटीमीटर का एक लेयर आपको लेट करना है, उसको फिर वाटर करना है, रैम करना है विथ आयरन रैमर्स. इस तरह से वो ट्रेंच आपको फिल करना है. नेक्स्ट वन, मेजरमेंट. द मेजरमेंट of the excavation shall be taken in cubic meter for rectangular trench bottom width, and the rate shall be of complete work for 30 meter lead and 1.5 meter lift, including all tools and plants required for complete the work. excavation का mode of measurement क्या है? तो क्यूबिक मीटर है. excavation का मेजरमेंट है तो वो क्यूबिक मीटर में लेना चाहिए. और जो भी रेट आपने कोट किए हैं तो उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? 30 मीटर लीड एंड 1.5 मीटर लिफ्ट. तो यहाँ पे लीड क्या रहता है और लिफ्ट क्या रहता है? सो लीड इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल and construction site is known as the lead, and the cost of conveyance of materials depends on the lead. तो लीड मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो यहाँ पे आपको जो भी मटेरियल हायर करना है ना, जो भी सोर्स है मटेरियल का, तो वो आपके साइट से कितनी दूरी तक है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और दूसरा है लिफ्ट. लिफ्ट क्या रहता है? इट इज़ द एवरेज हाइट थ्रू विच द अर्थ हैज़ टू बी लिफ्टेड फ्रॉम सोर्स टू द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग और हीपिंग. मतलब लिफ्ट मतलब क्या है? जब आप एखादा पिट एक्सकेवेट करते हो तो वो वर्टिकल डिस्टेंस कितना चाहिए, वहाँ से लेके वो पिट से लेके जो भी एक्सकेवेटेड अर्थ मटेरियल है तो वो कितनी दूरी पे आप उसको प्लेस करेंगे या स्प्रेड करेंगे, तो उसको आप लिफ्ट कहते हैं. तो जो भी ये रेट डिपेंड रहते हैं लीड और लिफ्ट पे आपका डिपेंड रहता है. सो दिस इज अबाउट डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन. सेकेंड है डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर सीमेंट कंक्रीट वर्क 1:2:4 proportion. तो फर्स्ट वन, सीमेंट. सीमेंट shall be Portland cement of Indian standard specification as per IS 269. Cement shall be Portland cement of Indian standard specification as per IS 269. All cement shall be brought to the site of work in bags with the
seal intact, and all cement shall be gauged by the weight and shall be added at the mixture in whole 50 kg bags etc. सीमेंट कंक्रीट में सबसे पहले आप मटेरियल यूज़ करने वाले हो तो उसके स्पेसिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि सीमेंट के बारे में जैसे इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है IS 269 में, तो IS 269 में टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में मेंशन किया है। तो जो भी स्टैंडर्ड पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में IS 269 में बताया है, तो उसी तरीके का आपको सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना है। और जब आप सीमेंट साइट पे लाते हो तो वो बैग में ही लाना चाहिए और वो बैग को सील रहना ज़रूरी है। जब आप सीमेंट लाते हो साइट पे, तो जब रिसीव करते हो तो रिसीव करने से पहले उसका गेज जो भी वेट है तो वो आपको वहाँ पे मेजर करना है एग्जैक्टली कितना वेट है। तो हर एक बैग आपका 50 kg का रहता है। मिक्सिंग के वक्त आपको पूरा 50 kg का सीमेंट यूज़ करना है, मतलब एक पूरा बैग आपको यूज़ करना है, नहीं तो आधा बैग यूज़ किया और आधा कल के लिए रखा, तो ऐसा जनरली करते नहीं। जब आपको कंक्रीट वर्क करना है तो फुल्ली बैग आपको यूज़ करना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट मटेरियल फाइन एग्रीगेट, that is sand. It shall consist of clean, hard, uncoated grains of natural sand or crushed stone sand or combination of any of these, and free from clay, loam, silt, organic or deleterious substances. फाइन एग्रीगेट में जो भी आप सैंड यूज़ करने वाले हो तो वो क्लीन होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, अनकोटेड नेचुरल सैंड रहनी चाहिए। फिर वो नेचुरल सैंड है या क्रश स्टोन सैंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप सैंड यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर ये जो सैंड यूज़ करने वाले हैं तो ये फ्री फ्रॉम क्ले, लोम, सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर रहना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, अगर आपने सिल्ट वाली, लोम वाली या क्ले वाली या ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाली सैंड यूज़ की तो उसकी वजह से जो भी वर्केबिलिटी है या आपके कंक्रीट का जो भी स्ट्रेंथ है तो उसके ऊपर अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाजरी और ग्रिट। तो बाजरी मतलब क्या रहता है, इट इज़ अ रिवर बेड सैंड। So coarse aggregate shall consist of hard, tough and clear water worn bajri obtained from natural stream. The grit shall be free from dirt, clay, leaves or other organic matter and soft or decayed stone and shall be of gauge specified according to the nature of work. जैसे कि आपको पता है जो भी कंक्रीट का स्ट्रेंथ रहता है तो मोस्टली आपके एग्रीगेट के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे आपको कोर्स एग्रीगेट हार्ड होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए, और जो भी बाजरी है, बाजरी मतलब क्या है, रिवर बेड सैंड। बाजरी को आप रिवर बेड सैंड भी कहते हैं। तो जो भी आप कोर्स एग्रीगेट यूज़ करने वाले हो तो वो सफिशेंट हार्ड रहनी चाहिए, टफ रहनी चाहिए, और इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल स्ट्रीम, दैट इज़ बाजरी। मतलब जो भी रिवर बेड सैंड मोस्टली उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है और ये फ्री फ्रॉम डर्ट,
तो ये कोर्स एग्रीगेट में डर्ट प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए या क्ले प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है तो वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए। तो उसी टाइप की ही कोर्स एग्रीगेट आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए, तब जाके आप जो भी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की है तो वो आपको मिल सकती है। नेक्स्ट वन, वाटर। वाटर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन shall be clean, free from earthly, vegetable or organic impurities like alkalis, salt, etc., which cause efflorescence and affect on setting time of mortar। जो भी वाटर आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करने वाले हो तो वो क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। उसमें मिट्टी प्रेजेंट नहीं रहनी चाहिए, वेजिटेबल्स है या जो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मतलब अल्कलीज, सॉल्ट एट्सेट्रा। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका असर आपके स्ट्रेंथ पे होता है। मिक्सिंग इन ऑल द प्रोपोर्शंस ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट is to be placed on the top of the material, quantity of aggregate and the whole mass mixed 3 or 4 times so that it shall be thoroughly incorporated। जब आप प्रोपोर्शन के हिसाब से मिक्सिंग करते हो तब सबसे पहले आपको ड्राई मिक्सिंग करके लेना है। ड्राई मिक्सिंग मतलब विदाउट एडिंग वाटर आपको सैंड है, एग्रीगेट है और सीमेंट का ड्राई मिक्स करना है। और ड्राई मिक्सिंग करते समय जो भी सीमेंट है तो वो एग्रीगेट और सैंड के ऊपर रहना चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो भी ड्राई मिक्सिंग है थोरोली ड्राई मिक्सिंग होता है। तो वो 3 से 4 टाइम्स आपको ड्राई मिक्सिंग करना है ताकि जो मटेरियल है आपके इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट के तो वो थोरोली मिक्स हो जाए। नेक्स्ट वन, लेइंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। कंक्रीट शैल बी हैंडेड फ्रॉम द मिक्सिंग प्लेटफॉर्म to the place of final deposit as rapidly as possible. It shall be laid slowly and gently in layers of 15 cm and thoroughly consolidated with 5.5 kg ramus। और जैसे कि आपने मिक्सिंग करने के बाद जो भी आपका मिक्सिंग प्लेटफॉर्म है और जहाँ पे आपको ये कंक्रीट डिपॉजिट करना है तो वो जल्दी से जल्दी आपको डिपॉजिट करना चाहिए। और ये जो कंक्रीट है आपको लेयर वाइज इसको लेड करना है और लेड करने के बाद उसका जो भी कंसोलिडेशन है, थोरोली कंसोलिडेशन या उसको रैमिंग भी आप कह सकते हो, तो रैमिंग भी आपको करना है ताकि कंक्रीट में के जो भी वाइट्स है वो निकल जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर कंक्रीट वर्क।